रॉय सर ने देव मंजीत को अपने पास बुलाया। दोनों उनके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रॉय सर कुछ परेशान थे। रॉय सर, आओ बैठो। दोनों उनके सामने बैठ गए। रॉय सर, यह ऋषभ कहाँ है? तुम लोगों को कुछ आइडिया है क्या? यह सुनते ही देव और मंजीत एक दूसरे को हैरान से देखते रह गए। रॉय सर, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो एक दूसरे को? देव, आपको नहीं पता? रॉय सर, मुझे तो बस इतना पता है कि वह 3-4 दिन की छुट्टी लेकर गया है, लेकिन कहाँ गया है ये मैं नहीं जानता। कह रहा था कि कुछ ज़रूरी काम है। वह ज़रूरी काम क्या है मुझे बताया नहीं उसने। मंजीत, हाँ, हमसे भी यही कहा था। हमें लगा कि आर्मी के कुछ काम से गया है। रॉय सर, नहीं तो फिलहाल तो कोई काम नहीं है। देव, लेकिन उसने तो कहा कि कुछ प्रोफेशनल वर्क है। रॉय सर, पर मुझसे तो कह रहा था कि यूं ही जा रहा है। तीनों परेशान से एक दूसरे को देखने लगे। मंजीत, आप फोन करके क्यों नहीं पूछ लेते उससे कि आखिर माजरा क्या है? रॉय सर, सही कहा तुमने, पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में। रॉय सर ने ऋषभ को फोन किया। ऋषभ, हाँ बोलिए बाबा। रॉय सर, कहाँ है तू? क्या छुपा रहा है मुझसे? ऋषभ, बताया तो था किसी काम से जा रहा हूँ। रॉय सर, अच्छा, तो फिर देव और मंजीत को क्यों कहा कि तुम आर्मी के काम से गए हो? ऋषभ यह सुनकर सोच में पड़ गया कि अब क्या कहे। रॉय सर, बोलो भी, क्या खुराफात चल रही है तुम्हारे दिमाग में? ऋषभ, बताता हूँ, पर आप उन दोनों को मत बताना। ये आपका और मेरा सीक्रेट है। रॉय सर ने उन दोनों को खुद को घूरते हुए देखा तो बोले, हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। ऋषभ, मैं कबीर के घर आया हूँ। देव की सगाई है 2 दिन बाद, उसी की तैयारी करवानी थी। रॉय सर, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ऋषभ, मैंने सोचा कि आप कहीं मुझे रोक ना लें, क्योंकि मैंने घर जाने से मना कर दिया था। रॉय सर मुस्कुरा दिए। यह बात तो है। ऋषभ, वैसे मैंने आपके लिए भी सोच लिया है। परसों सुबह ही मैं घर के लिए निकल जाऊंगा। वहाँ जो आपका काम है ना, उसे पूरा करके फिर अगले दिन सुबह निकल शाम तक देव की सगाई में पहुँच जाऊंगा, और उसके बाद तो फिर मैं सीधा आपके पास ही आऊँगा। रॉय सर, हाँ ठीक है, पर अभी क्या कर रहे हो? काम पूरा हुआ? ऋषभ, नहीं, आज तो शायद पूरा दिन जाए, कल एक बार फिर चेक करूँगा सब। रॉय सर, ठीक है। उन्होंने फ़ोन रख दिया। देव बोला, कुछ पता चला सर कि कहाँ है ऋषभ? रॉय सर, अरे मैं तो भूल ही गया था, मैंने ही उसे कुछ काम से भेजा था। ऋषु सही कहता है, मेरी उम्र हो चली है। बताओ, खुद की कही बात भूल गया। चलता हूँ, मुझे भी कुछ काम है। रॉय सर अब चुपके से हंसते हुए कैबिन से बाहर निकल गए। देव और मंजीत भी अपनी जगह चले गए। मंजीत, रॉय सर ने तो हमें डरा दिया था कि ऋषभ कहाँ गया। अब 2 दिन की ही तो बात है, उसके बाद हम सभी लोग मिलेंगे। देव, हाँ सही कहा तूने, लेकिन पता नहीं, ऐसा तो नहीं कि रॉय सर हमसे कुछ छिपा रहे हों। मंजीत, ऐसा क्यों करेंगे वह? देव, मैं नहीं जानता, पर अजीब सा डर बैठा हुआ है मेरे मन में। यह तो तभी जाएगा जब मैं खुद ऋषभ को अपनी आंखों से सही सलामत देखूंगा। मंजीत, सब सही होगा, भगवान हर बार इतने कठोर नहीं हो सकते। ऋषभ वादा करके गया है ना, आएगा जरूर। देव यह सुनकर एक फीकी सी हंसी हंसा। गया तो कबीर भी था। मंजीत अब चुप हो गया। देव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जैसे जैसे खुशियां नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे मेरा डर बढ़ता ही जा रहा है। भगवान करे कि सब अच्छा हो। मंजीत, सब अच्छा ही होगा, तू देख लेना। तारा ने दरवाज़ा खोला तो सामने नमन था। तारा हैरानी से उसे देख रही थी। तुम यहाँ? नमन मुस्कुराकर, हाँ मैं यहाँ। तारा गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और इतने सालों बाद तुम यहाँ क्या लेने आए हो? नमन चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। तारा, चले जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा हाल करूंगी तुम्हारा मार मार कर। माँ उठकर बाहर की ओर चली कि तारा आखिर किस पर इतना गुस्सा कर रही है। तारा गुस्से में नमन से बोली, अब तुम पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। मुझे तो लगता था कि तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी, लेकिन तुम तो बहुत बेशर्म हो, जरा से भी नहीं बदले। माँ ने जब सामने नमन को खड़ा देखा तो हैरान सी तारा को यह सब बोलते हुए देखने लगी। उन्होंने कुछ कहना चाहा कि नमन ने उन्हें इशारे से बोलने से रोक दिया और मुस्कुराते हुए तारा से बोला, वैसे कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि तुम भी नहीं बदली। तुम्हारा गुस्सा और गुस्से में जली कटी बातें सुनाना बिल्कुल पहले जैसा है। तारा ने पीछे मुड़कर देखा तो माँ को वहाँ खड़ा देखा। वह परेशान सी हो गई कि माँ को क्या जवाब देगी नमन के बारे में। नमन मुस्कुराता हुआ माँ से बोला, कैसी हो आप? बड़े दिन बाद मिलना हुआ आपसे। तारा ने नमन को माँ के पैर छूते हुए देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि यह नमन माँ को कैसे जानता है। नमन ने तारा की तरफ देखा, तुम यही सोच रही हो ना कि मैं राधा चाची को कैसे जानता हूँ? दरअसल कबीर भाई के पापा और मेरे पापा बहुत अच्छे दोस्त थे।
उस दिन कबीर भाई ने मुझे जब तुम्हारे साथ देखा तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा था और एक थप्पड़ भी लगाया। उस रोज़ मुझे महसूस हुआ कि मेरा भाई, जिसे मैं इतना मानता हूँ, वह मेरी वजह से इतना शर्मिंदा है कि लोगों से खुलकर यह भी नहीं कह सकता कि मैं उनका भाई लगता हूँ। इसलिए मैंने उसी दिन खुद को बदलने का फैसला किया और बाद में आर्मी ज्वाइन कर ली। लेकिन मेरी खराब किस्मत थी कि मुझे बदला हुआ देखने से पहले ही वो हमें छोड़कर चले गए। वो तो चले गए पर लेकिन मेरी खराब किस्मत थी कि मुझे बदला हुआ देखने से पहले ही वो हमें छोड़कर चले गए। वो तो चले गए पर मेरी ज़िंदगी बदल गए। अगर उस रोज़ उन्होंने गुस्से में मुझे खरी खोटी नहीं सुनाई होती तो मैं शायद आज भी सड़कों पर यूं ही इधर उधर घूम रहा होता। तारा और माँ चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। नमन: राधा माँ, आप भी जानती हो ना कि मैं पहले किस तरह का लड़का था, पर अब मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ। मैंने कई बार सोचा कि आपसे आकर मिलूं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। मैं अपने किए पर शर्मिंदा था। अभी जब मैं छुट्टियों में घर आया तो पता चला कि देव भाई और मौली की शादी है, तो खुशी से खुद को रोक नहीं पाया। राधा माँ, गलती तो सबसे होती है, तेरा ही तो घर है, जब चाहे आ सकता है। और परसों देव मौली की सगाई है तो उसमें आ रहा है ना? नमन: नहीं, मैं उन दोनों का सामना नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता हूँ। कल मैं वापस जा रहा हूँ। मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ हैं। तारा: क्या तुम रुक नहीं सकते कुछ और दिन? नमन: नहीं, फिर कभी आऊँगा हिम्मत बटोर कर। कोशिश करूँगा कि शादी में आ जाऊँ, तब मौली और देव भाई से माफ़ी भी मांग लूँगा। अभी चलता हूँ, कहकर वह बाहर निकल गया। तारा और माँ खामोशी से उसे जाते हुए देख रही थी। तारा: विश्वास नहीं होता कि ये वही नमन है जो कुछ साल पहले तक कितना मगरूर और बदतमीज था और अब कितनी अच्छी तरह से बात कर रहा था। माँ: समय सब कुछ बदल देता है बेटा, इंसान को भी। तारा: यह कबीर बिना छुपा रुस्तम निकला, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या करता फिरता था। नमन का सच हमसे छिपाया और आपको भी कुछ नहीं बताया। पर कितना अच्छा लग रहा है ना उसे बदला हुआ देखकर। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी कितनी बुरी किस्मत है। कबीर के दिल में सभी के लिए प्यार था, सिवाय मेरे लिए नहीं। माँ, तू क्यों दुखी होती है? तारा ने खुद को संभाला। मैं भी न जाने किन बातों में पड़ गई। शॉपिंग के लिए जाना है मुझे तो। वह अब जल्दी से वहाँ से निकल गई। माँ उदास हो गई। क्या करूँ, एक बच्चा खुश है तो दूसरा उदास। मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। देव को इतने दिनों के बाद खुशी मिली है तो उसे नज़रअंदाज करना भी तो सही नहीं। यह गम तो हमारा ज़िंदगी भर का है, इसे तो ज़िंदगी भर ही सहना है। तारा मार्केट पहुंची ही थी कि उसकी नज़र खुद से कुछ दूरी पर खड़े ऋषभ पर पड़ी। वह मुस्कुराता हुआ तारा के पास आया। कहाँ रह गई थी तुम? कब से इंतजार कर रहा था। तारा पहले तो हैरान हुई, फिर गुस्से में बोली, तुमने दूसरी शर्त तय कर ली है क्या? ऋषभ: नहीं, मैंने अपना काम खत्म कर लिया था और फिर तुम्हें शॉपिंग करनी थी ना, इसलिए आ गया। तारा: पर तुमसे तो मुझे किसी तरह की मदद मिलनी है नहीं, क्योंकि तुमने पहले ही कह दिया कि मेरा काम है तो मैं ही करूं। ऋषभ: तब कहा था मैंने, लेकिन तुमने यह भी तो कहा था कि इतनी सारी शॉपिंग अकेले कैसे करोगी, इसलिए मैं यहाँ आ गया कि ज़्यादा ना सही थोड़ी बहुत मदद तो कर ही दूंगा। तारा: ठीक है चलो। ऋषभ नोटिस कर रहा था कि तारा थोड़ी उदास है। वह पहले की तरह उसकी बातों का जवाब नहीं दे रही थी। तारा: किस सोच में पड़ गए? चलो काम खत्म करते हैं। शॉपिंग करते करते रात होने को आई। ऋषभ ने सारा सामान गाड़ी में रख तारा के साथ घर की ओर चल पड़ा। पहले तो उसने कुछ सोचा कि वह उससे पूछेगा ही नहीं, वरना पता नहीं ये तारा कैसे रिएक्ट करेगी। लेकिन कुछ देर बाद उससे रहा नहीं गया और पूछ ही लिया, क्या बात है, आज तुम्हारी बैटरी कैसे डाउन हो गई, या फिर मुझसे हार मान ली है? तारा: नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा मन नहीं है तुमसे बहस करने का। ऋषभ: ठीक है, नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करूँगा तुम्हें, कहकर वह चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद तारा ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया। उसने ऋषभ को नमन के बारे में बताया कि वह पहले कैसा लड़का था और अब उसमें कितना बदलाव आ गया है, और इसकी वजह सिर्फ उसका कबीर था। कबीर की वजह से ही नमन इतना बदल गया। ऋषभ थोड़ी देर चुप रहा, फिर गंभीरता से बोला, तो तुम कबीर को बहुत मिस कर रही होंगी ना? तारा: हाँ, आज पहली दफ़ा तुमने सही बात कही है, मैं उसे हर रोज़ याद करती हूँ, वो था ही ऐसा। ऋषभ: जिसे देखो वह बस कबीर की तारीफों के पुल बांधता रहता है, लेकिन तुम देखना, एक दिन सब लोग कहेंगे कि ऋषभ कबीर से ज़्यादा अच्छा है। कहते हुए वह हंसने लगा। तारा: ऐसा तो तुम्हारे सपने में ही हो सकता है, अभी ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और ध्यान से गाड़ी चलाओ। ऋषभ:
ध्यान है मेरा, लेकिन तुम मेरी बात याद रखना कि मैं कबीर से बेहतर हूँ। तारा नाराज होते हुए बोली, यह क्या बकवास कर रहे हो? कबीर से खुद की तुलना क्यों कर रहे हो तुम ऋषभ हो और वह कबीर था। तुम हो अच्छे, पर मेरे लिए कभी कबीर से बेहतर नहीं हो सकते। भले ही सभी लोग तुम्हें कबीर से अच्छा मानने लगे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगी। मेरी तरफ से तो ऐसा कभी सोचना भी मत। ऋषभ हंस पड़ा। तारा, क्या हुआ? पागल हो गए हो क्या? ऋषभ, हंसू नहीं तो क्या करूं? मैं तो समझता था कि तुम देव और मंजीत की वजह से मुझसे नाराज हो, लेकिन यहाँ तो तुम्हें डर है कि मैं कबीर की जगह लेकर उससे जुड़े लोगों के दिलों में उसे भिला ना दूं। तारा हड़बड़ा गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? यह तो बस तुम्हारी गलतफहमी है। ऋषभ, हाँ वह तो मुझे दिख ही रहा है। दरअसल तुम्हें मुझसे जलन होती है कि मैं इतना अच्छा क्यों हूँ। कहते हुए वह मुस्कुराने लगा। तारा, हाँ हाँ बहला लो अपना दिल, इससे भला किसी का क्या जाता है। अगले ही पल गाड़ी घर के सामने पहुंच चुकी थी। गाड़ी के रुकते ही दोनों उसमें से उतरे। तारा सामान लेकर ऋषभ की ओर देखे बिना ही घर के अंदर चली गई। ऋषभ उसे जाते हुए देख रहा था। तुम्हें कैसे बताऊं तारा कि मैं सब जानता हूँ। माँ ने कल सब बता दिया था मुझे, लेकिन तुमसे इस बात पर बहस भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि शायद तुम अपनी जगह सही हो। तुम्हारा डर लाजमी है। वह अब घर के अंदर चला गया। रात को ऋषभ ने रोहन को सब कुछ समझा दिया कि क्या क्या और कैसे करना है। माँ ने उन्हें बताया कि कल से रिश्तेदारों का आना शुरू हो जाएगा। ऋषभ ने देखा कि तारा अब भी कुछ उदास है। रात को खाना खाने के बाद सभी सोने की तैयारी करने लगे। मौली तारा आपस में फ़ोन पर बातें कर रही थीं। मौली ने तारा को बातों ही बातों में बताया कि कैसे ऋषभ ने अपनी माँ के बारे में उसे बताया था और कैसे ऋषभ आखिरी वक्त पर उन्हें देख भी नहीं पाया था, क्योंकि रॉय सर ने उससे ये बात छिपाई थी। तारा को ऋषभ के लिए बुरा लग रहा था कि शायद ऋषभ के साथ में कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गई थी। माँ सही कह रही हैं, कबीर और ऋषभ अलग अलग ही तो हैं। कोई किसी की जगह कैसे ले सकता है। उसने भी गुस्से में बात का बतंगड़ बना दिया। उधर ऋषभ बैठा बैठा सोच रहा था कि तारा तो कबीर की वजह से उससे नाराज थी, लेकिन उसने भी बच्चों की तरह बात को और बढ़ा दिया। आज तो वह उदास भी थी। दोनों ने फैसला किया कि वह सुबह एक दूसरे से माफ़ी मांग लेंगे। अगले दिन सुबह से ही घर में रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया था। हर बार तारा ऋषभ जब भी आपस में बात करने की कोशिश करते तो कुछ ना कुछ काम निकल आता। माँ ने सभी रिश्तेदारों को ऋषभ के बारे में पहले ही बता दिया था, तो उसे लेकर कोई समस्या भी नहीं हुई। घर में खुशियों का माहौल था। ऋषभ और रोहन ने सारा अरेंजमेंट चेक कर लिया था। सारा दिन कैसे पलक झपकते ही गुजर गया पता ही ना चला। रात में ऋषभ ने सोचा कि थोड़ी देर माँ के पास बैठे। वह उठकर उनके कमरे में आया तो देखा कि माँ कुछ रिश्तेदारों के साथ बैठी हैं। वह उदास सा वापस लौट गया और बिस्तर पर लेट गया। उसे आज अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वह अब बार बार करवटें बदलने लगा। उसने एक बार को सोचा कि बाबा से बात कर ले, फिर उसे याद आया कि बाबा उसकी आवाज़ से ही उसकी उदासी भाप जाएंगे, इसलिए उसने बात ना करने का फैसला किया। घंटे भर बाद माँ ने ऋषभ के कमरे में आकर देखा कि वह सो चुका था। उन्होंने उसे जगाना ठीक नहीं समझा और उल्टे पैर वापस अपने कमरे में लौट गई। अगले दिन ऋषभ अपने शहर के लिए निकल गया। माँ उसे जाते देख उदास तो थी, पर थोड़ा खुश इसलिए भी थी कि कल शाम को वह वापस आ ही रहा है। देव मंजीत उधर कैंट से निकल गए। शाम होते होते वो दोनों घर पहुंच चुके थे। तब माँ ने उन्हें ऋषभ के बारे में बताया। दोनों पहले तो बहुत नाराज हुए कि उसने झूठ बोला, फिर बाद में खुद पर हंसे भी कि कितने बड़े बेवकूफ़ थे वो, जो उसकी टेंशन ले रहे थे कि कहाँ होगा, और वह तो यहाँ उनके घर में ही बैठा था। दोनों ने तय किया कि इस बार जब वह वापस आएगा तो उसकी क्लास लगाएंगे। रात में उन्होंने ऋषभ को फ़ोन किया तो उसने उनका बहुत मजाक उड़ाया। देव, तू आ तो सही, तब बताता हूँ तुझे। तेरी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। ऋषभ, मैंने कहा था क्या कि मुझ पर भरोसा करो? अब कर ही लिया है तो भुगतो। मंजीत, अब तो बता कि कहाँ है और कब तक आएगा? ऋषभ, अपने शहर आया हूँ, कुछ काम था बाबा का, बस वही किया है। कल सुबह ही निकल जाऊँगा तुम्हारे यहाँ के लिए। देव, अच्छा तो तू अपने घर में है? ऋषभ यह सुनकर एक पल को खामोश रहा, फिर बोला, नहीं, माँ के बाद मेरा उस घर में जाना नहीं होता। वहाँ की हर चीज़ में माँ की यादें बसी हैं। मैं तो यहाँ अपने रिश्तेदार के यहाँ हूँ। देव, हाँ ठीक है, लेकिन कल शाम को टाइम से पहुँच जाना। तीनों दोस्तों ने कुछ देर बात की। ऋषभ, अच्छा कल मिलते हैं, बाबा का फ़ोन आ रहा है, उनसे थोड़ी बात कर लूँ। देव, ठीक है। ऋषभ ने बाबा से बात की। बाबा, एक बार घर की तरफ भी होता, देख ले सब ठीक है या नहीं। ऋषभ, नहीं बाबा,
मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। हाँ, बाहर से देख आया हूँ, देखने में तो बिल्कुल सही है। रॉय सर हंस पड़े। पगला कहीं का। अच्छा सुन, तेरी बहुत याद आ रही है। ऋषभ, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है। रॉय सर, तो फिर क्या किया जाए? ऋषभ, बस 2 दिन और। बाबा, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, या फिर आप कहें तो मैं सीधा आपके पास ही आ जाता हूँ। देव की सगाई में नहीं जाऊंगा। रॉय सर, नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, फिर देव भी उदास हो जाएगा। ऋषभ, तो आप वहाँ आ जाओ। रॉय सर, मैं वहाँ आकर क्या करूँगा? ऋषभ, राधा माँ ने कई बार मुझसे कहा था कि आपको भी साथ लाऊं, लेकिन आप तो मना कर देते हो। इस बार चलो ना प्लीज़। रॉय सर, चलो देखता हूँ, पर पक्का नहीं कह सकता। दोनों ने काफ़ी देर बातें की। फिर रॉय सर ने कहा, ऋषु चल, अभी तू आराम कर, कल सुबह फिर जल्दी से निकलना है तुझे। ऋषभ, ठीक है। रात में ऋषभ, देव, मंजीत, माँ और रॉय सर के साथ कुछ एक जैसा हुआ। सभी रात करवटें बदलते रहे, पर नींद किसी को भी नहीं आए। एक अजीब सा एहसास था जो किसी को सोने नहीं दे रहा था। जैसे तैसे करके रात गुजरी। आखिरकार सुबह हुई और सभी लोगों के चेहरे पर खुशी थी। देव ने ऋषभ को फ़ोन कर पूछा तो उसने बताया कि वह अपनी गाड़ी से आ रहा है, जिससे जल्द उनके पास पहुंच जाए, और वह घंटे भर पहले ही निकल चुका है। देव और मंजीत हर आधे घंटे में ऋषभ से फ़ोन पर बात कर रहे थे कि वो कहाँ तक पहुँचा। दोपहर को ऋषभ ने बताया कि 3 घंटे और लगेंगे। दोनों दोस्त खुश थे कि ऋषभ जल्दी ही आ जाएगा, पर कबीर की कमी सभी के दिलों में बराबर बनी हुई थी। ऋषभ आज खुश था कि चलो कबीर का सपना पूरा होने जा रहा है। तब तक मौली भी कबीर के घर पहुंच चुकी थी। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तारा ने दोनों को नमन के बारे में बताया। उसके इस बदलाव को सुनकर दोनों खुश थे। लगभग 1 घंटे बाद देव ने ऋषभ को फिर फ़ोन किया, लेकिन इस बार उसने फ़ोन नहीं उठाया। देव ने एक बार फिर फ़ोन मिलाया, पर इस बार भी ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया। देव परेशान हो गया। उसने कई बार ऋषभ को फ़ोन किया, पर हर बार उसका डर बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि ऋषभ फ़ोन नहीं उठा रहा था। देव ने जल्दी से रोहन और मंजीत को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि वो हर 5 मिनट में ऋषभ को फ़ोन करें। पता नहीं क्यों वह कॉल पिक नहीं कर रहा। अब तीनों ने बारी बारी से ऋषभ को फ़ोन करना शुरू किया। माँ बार बार आकर उन लोगों से पूछती कि ऋषभ कब तक आएगा। रोहन हर बार झूठ बोलकर उन्हें शांत कर देता। 2 घंटे बीत चुके थे, पर ऋषभ की तरफ से कोई जवाब नहीं था। मंजीत घबराहट में बोला। जब आखिरी बार उससे बात हुई थी तो उसने कहा था कि उसे यहाँ तक पहुँचने में 3 घंटे लगेंगे, जो कि पूरे हो चुके हैं। फिर ऋषभ अभी तक क्यों नहीं पहुँचा? रोहन, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई कुछ शरारत कर रहे हैं? देव, पता नहीं, पर मैंने पहले ही कहा था कि मुझे डर लग रहा है। मैंने मना किया था ऋषभ को जाने से, और देखो क्या हुआ। मंजीत, समझ नहीं आ रहा कि ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। कहीं शरारत तो नहीं कर रहा? देव कुछ पल तक सामने दीवार पर लगी कबीर की तस्वीर को नम आंखों से देखता रहा। फिर खुद को संभालते हुए बोला, अगर सगाई के समय तक ऋषभ यहाँ नहीं आया तो मैं सगाई नहीं करूँगा। मंजीत और रोहन हैरान से उसे देखते रह गए।